click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. तो वेलकम टू सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक है वो ना केवल एस्ट्रोलॉजी के लर्नर्स के लिए बेसिक है बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हमारी डिस्कशन का टॉपिक है आज कुंडली के अंदर योग। एक चार्ट के अंदर, चाहे वो सामान्य चार्ट हो या किसी सेलिब्रिटी का, किसी बहुत बड़े सक्सेसफुल इंडिविजुअल का चार्ट हो, योग सब नहीं होते हैं, लेकिन उन योगों को पकड़ना, उनको पढ़ना और वो फलित होंगे या नहीं होंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ आचार्य श्री आशुतोष भारद्वाज जी हैं, जो बताएंगे योग के विषय में, योग किस तरह से बनाए जा सकते हैं और उनको पढ़ने का तरीका क्या है और कैसे हम चार्ट को एनालाइज करके एक प्रिडिक्शन लेवल के ऊपर उसको यूज कर सकते हैं कि कब वो फलित होंगे। तो आशुतोष जी, थैंक यू सो मच, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मोहित जी। तो आशुतोष जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे योग के बारे में, योग एक कुंडली की जान है। योग जब तक पढ़े नहीं जाए, जब तक समझे नहीं जाए, तब तक एक कुंडली की एनालिसिस कंप्लीट नहीं हो पाती। उसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे ऑडियंस को, योग किस किस तरह के और किस तरह से बनाए जा सकते हैं या बनते हैं। देखिए मोहित जी, जब तक कुंडली में योग नहीं बनेगा, अगर कुंडली में योग नहीं बन रहा है तो दशा, अंतर्दशा या गोचर किसी काम का नहीं है। जैसे सामान्य सा एक नियम है कि शनि और बृहस्पति का अगर सप्तम स्थान पर प्रभाव हो तो विवाह हो जाएगा, या सप्तम स्थान का अधिपति पर प्रभाव हो तो विवाह हो जाएगा, या नवमांश में भी यही प्रभाव हो। लेकिन अगर विवाह का योग होगा तब विवाह होगा, अगर विवाह का योग ही नहीं होगा तो फिर कैसे विवाह होगा। तो योग किसी भी कुंडली का एक प्राण है। योग के बिना फलादेश अधूरा है, फलादेश कर ही नहीं सकता व्यक्ति। योग कुंडली के फल को बताता है, उसके परिणाम को बताता है कि आखिर कुंडली क्या देने वाली है। अगर हम लोग कुंडली को देख लिए, हमें पता चल गया कि कुंडली क्या देने वाली है, तो फिर वो कब प्राप्त होगा, इस चीज को देखने के लिए हमें दशा की और गोचर की आवश्यकता पड़ेगी। व्यक्ति के जीवन में क्या प्राप्त होने वाला है, क्या प्राप्त होने वाला नहीं है, ये हमें योग बताएगा, और कुंडली में कब प्राप्त होगा ये दशा और गोचर बताएगा। अब योगों का गोचर में कैसे प्रभाव होगा, इसको कैसे देखते हैं, कैसे जान सकते हैं कि योग का गोचर में प्रभाव कैसे होगा। जैसे आप देखेंगे कि 1 मई 2019 से शनि वक्री होकर के धनु राशि में केतु के साथ संयुक्त रहेंगे, तो इसका 12 लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप देखें तो जो भी मेष लग्न के जातक होंगे उनके लिए शनि और केतु का प्रभाव 9वें स्थान पर होगा। तो 9वां स्थान धर्म का स्थान हो गया, भाग्य का स्थान हो गया, पत्नी के छोटे भाई बहन का स्थान हो गया। तो जब भी वक्री शनि और केतु 9वें स्थान से जाएंगे तो आप देखिए शनि क्या है, शनि कर्म है, शनि कुंडली का कर्म है, और केतु क्या है, रुकावट है।
तो शनि वक्री होकर के केतु के साथ संयुक्त है, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति के जिस भाव में भी ये योग बनेगा उस भाव से संबंधित कर्म का नष्ट हो जाना। जिस भाव में भी ये संबंध बनेगा उस भाव के कर्म का नष्ट हो जाना। तब मेष लगन अगर हम लोग उदाहरण स्वरूप ले तो उसके नवम स्थान में शनि और केतु का संबंध बना। तो नवम स्थान में शनि और केतु का संबंध बना होने के कारण जो भी नवम स्थान का सिग्निफिकेटर होगा, जो भी कारकत्व होगा, उसके परिणाम में, उसके प्रभाव में देरी हो जाएगी या फिर कमी हो जाएगी। तो इस गोचर अवधि के दौरान पत्नी के छोटे भाई बहन को कष्ट हो सकता है, या फिर कहें कि धर्म का मार्ग प्रतिबंधित हो सकता है, भाग्य जो है वो कम जागृत रहेगा। इन दोनों की संयुक्त दृष्टि फिर आप देखेंगे कि कुंडली के तीसरे स्थान पर पड़ेगी। तीसरा स्थान छोटे भाई बहनों का होता है, यश का होता है, प्रतिष्ठा का होता है। तो कुंडली में तीसरे स्थान छोटा भाई बहन का, तो छोटे भाई बहनों को थोड़ा कष्ट हो सकता है इस गोचर अवधि के दौरान। प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है, कुछ लोग ऐसा प्रयत्न करेंगे जिससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल हो। इसी को अगर वृष लगन के परिवेक्ष में देखा जाए तो वृष लगन के लिए शनि और केतु का भ्रमण कहां से होगा? उनके अष्टम स्थान से होगा। अष्टम स्थान क्या होता है? ऑकल्ट साइंस का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। तो इन लोगों को इस गोचर अवधि के दौरान पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में दिक्कत आ सकती है। इन दोनों की संयुक्त दृष्टि कुंडली के दूसरे स्थान पर पड़ेगी। दूसरा स्थान वाणी का स्थान होता है, परिवार का स्थान होता है। तो व्यक्ति के वाणी के कारण किसी को आघात पहुंच सकता है, परिवार में कष्ट आ सकते हैं, परिवार में दिक्कत आ सकती है। इसी तरह से आप इसको 12 लग्नों पर घुमा करके देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा, सामान्य सा दो ग्रहों का योग गोचर में कैसे देखा जाएगा, इसको मैंने यहां पर आपको बताया। अब आप यही देखेंगे कि योग का प्रभाव दशा में कैसे देखते हैं। अब जैसे एक ज्योतिष का एक सामान्य सा नियम है, थोड़ा गूढ़ नियम है और कम किताबों में दिया गया है। मैंने अभी तक तो किसी किताबों में नहीं पढ़ा, अपने गुरुजनों से ही मुझे ये प्राप्त हुआ है कि बृहस्पति और शनि जब कभी भी 3 और 11 के संबंध में होंगे, बृहस्पति और शनि जब कभी भी 3 और 11 के संबंध में होंगे, तो शनि की महादशा जो रहेगी वो काफी अप डाउन देने वाली रहेगी। शनि की महादशा में व्यक्ति खूब ऊपर जाएगा और फिर खूब नीचे आएगा, ऐसा उसके साथ होगा। इस संदर्भ में आप इंदिरा गांधी जी का चार्ट देख सकते हैं। जी मैं शेयर करता हूँ, होल्ड कीजिए। जी बिल्कुल रोहित जी, जी आप देखिए शनि इनका लग्न स्थान में बैठा हुआ है और बृहस्पति इनका एकादश स्थान में बैठा हुआ है, और दोनों का 3 और 11 का संबंध बना हुआ है। मुझे जहां तक याद आ रहा है इनकी शनि की महादशा शायद 1970 से प्रारंभ हुई थी, और आप देखेंगे कि शनि की महादशा में ये प्रधानमंत्री भी थी, प्रधानमंत्री से इनको हटना भी पड़ा, फिर प्रधानमंत्री बनी और इसी दशा अवधि में इनकी मृत्यु भी हो गई। तो ये दो ग्रहों का प्रभाव, शनि और बृहस्पति, ये दो ग्रहों का प्रभाव दशा में किस रूप में मिला, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। शनि और बृहस्पति का 3-11 का संबंध शनि की महादशा में काफी उतार और चढ़ाव दिया इनके जीवन में। जी इसको और तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे योगों को और तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि भाव के अधिपति का अगर भाव के अधिपति से संबंध बन रहा है तो फिर कैसा होगा। अगर भाव के अधिपति का भाव के अधिपति से संबंध बन रहा है तो कैसा होगा। जैसे अगर तीसरा स्थान का अधिपति 10वें स्थान के अधिपति से संबंध बना ले तो वो कुंडली काफी ऑर्डिनरी हो जाती है, वो सामान्य से कुंडली हो जाती है। वैसे अगर कुछ विशिष्ट योग न हो
तो वैसे लोग काफी कम सफलता प्राप्त कर पाते हैं। वैसे ही अगर देखें कि दूसरे स्थान के अधिपति का अगर 5वें स्थान के अधिपति से संबंध बन जाए तो व्यक्ति संगीत में काफी रुचि लेगा। संगीत में रुचि लेने वाला ये योग है। दूसरे स्थान के अधिपति का संबंध 5वें स्थान के अधिपति के साथ बन जाए। वैसे ही अगर एकादश स्थान के अधिपति का संबंध तीसरे स्थान के अधिपति के साथ बन जाए तो ये भी संगीत में रुचि देने का योग होता है। तो एक जो योग है उसके कई सारे एक जो परिणाम है संगीत में रुचि होना, एक ये परिणाम है, इसके कई सारे योग बनते हैं जी। इसी तरह से आप देखेंगे कि ग्रह में ग्रह का संबंध, ग्रह के साथ अगर ग्रह का संबंध किस प्रकार से बनेगा, जैसे कोई भी कुंडली अगर हो और शुक्र से दूसरे स्थान में अगर केतु स्थित हो तो व्यक्ति का जीवन में पैसे की काफी दिक्कत रहती है, पैसे की काफी तंगी रहती है। यहाँ पर क्या हुआ, ग्रह का ग्रह से संबंध है, शुक्र का केतु से संबंध। शुक्र पैसे का कारक ग्रह है, केतु रुकावट है। शुक्र से दूसरे स्थान में केतु जीवन में पैसे का रुकावट है। परंतु इसके बहुत सारे अपवाद हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। एक सामान्य रूप से योगों की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसी तरह से आप फिर देखेंगे कि भाव के अधिपति का ग्रह से संबंध बनेगा तो क्या होगा। यहाँ एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आया है। पहले हमने बात की थी गोचर में शनि और केतु की, अभी हमने बात की नेटल के अंदर यानी कि जो कुंडली है उसके अंदर वीनस और केतु की। क्या मार्स और केतु का भी कुछ इस तरह से कनेक्शन हो तो कुछ योग बनता है? जी बिल्कुल। अब आप देखेंगे कि कुंडली में कहीं भी यदि मंगल और केतु किसी भी स्थान में स्थित हो तो उसके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति पुलिस विभाग में काम करेगा या फिर नहीं तो चिकित्सक का काम करेगा। जी, वो दोनों का ये परिणाम है। अच्छा, मतलब ये दोनों कंबाइंड होने चाहिए चाहे किसी भी हाउस में हो? जी बिल्कुल, किसी भी हाउस में हो, किसी भी राशि में हो, अगर ये दो ग्रह साथ में हैं, मंगल केतु साथ में है, तो उनके परिवार में कोई ना कोई पुलिस विभाग में काम करेगा या फिर नहीं तो चिकित्सा विभाग में काम करेगा। जी। फिर आप देखेंगे मोहित जी की भाव के अधिपति का ग्रह से किस प्रकार संबंध बनता है तो उसका क्या परिणाम होता है। अगर दसम स्थान के अधिपति का संबंध केतु से बन जाए तो क्या होगा। दसम स्थान के अधिपति का संबंध अगर केतु से बन जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी आध्यात्मिक साधना में प्रवेश करेगा। अब कब प्रवेश करेगा इसके लिए गोचर और दशा का हम लोग फल देखते हैं। जी। यहाँ पर योग का एक सामान्य सा कितने प्रकार से योग बनते हैं इसका एक विवेचन मैंने आपको बताया। जी, और जैसा कि हम डिस्कशन कर भी रहे थे इस वीडियो से पहले और हमारे 1-2 वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं कि इन योग के बारे में कुंडली में किस किस तरह के योग बनते हैं, उनके बनने की कंडीशन, भंग होने की कंडीशन और वो फलित कब होंगे, टाइमिंग्स, इनके ऊपर जो हमारा आपके द्वारा ही एक गाइडेड कोर्स आ रहा है तो सारी डिटेल पूरी की पूरी विवेचना उस कोर्स के अंदर होगी कि योग कैसे बनते हैं, योगों का फलित कैसे होगा, टाइमिंग क्या होगी, कंडीशंस क्या है योग बनने की और भंग होने की। ये सारे के सारे डिटेल डिस्कशन हमारे उस कोर्स के अंदर है जो कि अगले महीने लॉन्च होने वाला है। तो अगर जो ऑडियंस के लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो एज सुन एज पॉसिबल अपनी उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ठीक है आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक धन्यवाद, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।